नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं और 28 तारीख को संस्कृत विषय का पेपर है आपका। ठीक है, तो आज हम उस पेपर से संबंधित बहुत ही आवश्यक व महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहे हैं। पाठ्यक्रम से संबंधित उसका जो पेपर है, उसका पूरा सिलेबस क्या होगा, उसकी मार्किंग कितने नंबर की होगी और उस पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको पेपर के विषय में बता दें। ठीक है, तो जो संस्कृत विषय का पेपर है वो आपका 70 नंबरों का होगा। ये आपको पता होगा कि 30 नंबर जो है प्रयोगात्मक होते हैं, वो आपको फाइल के आधार पर दिए जाते हैं और जो 70 नंबर है उसकी थ्योरी आपकी होती है। ठीक, और इस 70 नंबर के पेपर को आपको कुल मिलाकर 3.25 घंटे में हल करना होगा। 3.25 घंटे में से 15 मिनट का समय आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक, पेपर पढ़ने में कभी भी जल्दबाजी मत करिए, पेपर को आराम से पढ़िए। इसीलिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है पेपर को पढ़ने के लिए सिर्फ। ठीक, अब आपका जो पेपर होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा, उपखंड आ, उपखंड बा। ठीक है, और उपखंड आ में भी 2 होंगे और उपखंड बा में भी 2 होंगे। ठीक, तो उपखंड आ जो है वो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और उन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको OMR शीट में देने होंगे। OMR शीट में गोले बने होते हैं, हर क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो किस क्वेश्चन का कौन सा सही है, ABCD कौन सा सही ऑप्शन, उससे संबंधित गोले में उसको भरना होता है। और आपको पता है कि OMR शीट जो होती है जैमर से चेक होती है, कंप्यूटराइज्ड है टोटल। तो अगर आप गोला सही से नहीं भरेंगे तो कंप्यूटर आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, भले ही आपका आंसर सही क्यों ना, अगर आपने गोला ठीक से नहीं भरा है। ठीक है, तो गोले को बहुत अच्छे से भरिएगा, वो कोशिश से करिएगा कि इसको ब्लैक या ब्लू से उसको अच्छे से उसको भर दीजिएगा। ठीक है, और गोला भरने का तरीका ये होता है, जैसे ये गोला है, ये चीज गोला है मान लीजिए। ठीक, तो आप इसको आपको सबसे पहले किनारे गोले की जो बाउंड्री है इसको आप ऐसे एक बार पेन चला लें और उसके बाद उसी को अंदर से भर दें। ठीक, पहले बाउंड्री से शुरू करिएगा, पहले बाउंड्री के एक बार कवर उसी को बीच से भर दीजिएगा। ठीक है, और किसी से गोला टच ना, 4 ऑप्शन है, आपने गोला इतना बाहर कर दिया कि नहीं, इसको बहुत सावधानी से भरिएगा क्योंकि कंप्यूटर चेक करता है। ठीक है, और इसमें ना वाइटनर चलना चाहिए ना इरेजर चलना चाहिए। ठीक है, इसको काट पीट बिल्कुल मत करिएगा। और OMR शीट की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको बहुत अच्छे से भर लीजिएगा पहले आप। ठीक, उसकी जो ऊपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी उसमें पूछे गए हैं, बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक, अनुक्रमांक है, बुकलेट नंबर है, ठीक, उसको अच्छे से भर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद नीचे आपकी साइन होनी चाहिए, प्लस इन्वेस्टिलेटर के भी साइन मस्ट है, इसको आप स्वयं भी ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इन्वेस्टिलेटर लगे होते हैं, वो सब देखते हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, तो उसकी फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर लीजिए। तो खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन आपका साहित्य पर बेस्ड होंगे और 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर पर बेस्ड होंगे। उपखंड का, उपखंड खा, उपखंड का में भी 2 होंगे, उपखंड का, उपखंड खा, फिर उपखंड बा जो वर्णनात्मक, उसमें भी 2 पार्ट होंगे, का और खा। ठीक, देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, बता भी दिया है। जैसे उपखंड आ,
उपखंड आ है सबसे पहला, वो आपका 20 नंबर का होगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे टोटल, उसमें से साहित्य भाग होगा, उसमें गद्य पद्य और कथा नाटक से संबंधित पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद जो उपखंड बा होगा वो व्याकरण पर आधारित 10 नंबर का ये होगा और 10 नंबर का ये होगा। 10 नंबर में गद्य पद्य और कथा नाटक पूछा जाएगा और बाकी के 10 नंबर में व्याकरण से संबंधित प्रश्न, ठीक है। अच्छा, अब जो गद्य है तो अब आप इस पर ध्यान दीजिए, जो गद्य से क्वेश्चन बनेगा आपका बहुविकल्पी है, उसमें किसी भी पार्ट से आपका एक पैराग्राफ ले ले और एक क्वेश्चन उससे शीर्षक से संबंधित पूछेगा कि किस पाठ का है, ठीक है। तो इसलिए आपकी पुस्तक में जो पाठ दिए गए हैं गद्य भारती में, उस पाठ को बहुत अच्छे से सावधानी से पढ़िएगा। पाठ का नाम आपको पता होना चाहिए सही सही कि ये जो पैराग्राफ पूछा गया किस पाठ का, पाठ का नाम बिल्कुल सही सही पता होना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से कुछ आगे पीछे अटकल लगा दे, नहीं, एकदम एक्यूरेट हो, क्योंकि जो 4 ऑप्शन देगा तो एक एकदम करेक्ट होगा 100% और एक थोड़ा उससे मिलता जुलता होगा, जो बहुत 100% करेक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही सही होगा। तो इसलिए आपको पाठ का नाम एकदम सही से पता होना चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए कि किस पाठ का है, पाठ का नाम क्या है, सही से पूरा करेक्ट, ठीक है। 2 क्वेश्चन उस पर बनेगा आपका, ठीक है। इसके बाद पद्य पर बनेगा, जो पद्य पीयूषम के जो पाठ हैं उस पर आधारित होंगे, ठीक है। कोई भी श्लोक ले लेगा, ठीक, उससे संबंधित कुछ बातें पूछ लेगा। और तीसरा आपका कथा नाटक कॉमेडी से होगा, ठीक है। कथा नाटक कॉमेडी से पूछ लेगा, कोई भी क्वेश्चन बना दे। तो 10 नंबर तो आपका साहित्य भाग से हो गया, ठीक। और इसके बाद 10 नंबर व्याकरण का। अब व्याकरण में प्रत्याहार पूछेगा, ठीक। निम्नलिखित में से इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण का नाम लिखिए, ठीक। उच्चारण स्थान पूछ लेगा, ठीक। कोई भी वर्ण दे देगा, आपको उसका उच्चारण स्थान बताना पड़ेगा, ठीक है। और संधि विच्छेद दे देगा, ठीक। संधि विच्छेद दे देगा, कोई आपको शब्द दे देगा, पद दे देगा और उसका संधि विच्छेद पूछ लेगा, ठीक। और उसके बाद नाम पूछ लेगा आपसे संधि का, इसमें कौन सी संधि है, ठीक। और शब्द रूप पूछेगा, ठीक। गो है, भगवत है, करीन है, राजन है, पितृ आदि शब्द हैं, नदी है, धेनु है, ठीक, ये सारे शब्द हैं, ठीक है। तो कोई भी शब्द दे देगा, उसका इस विभक्ति के इस वचन में रूप लिखिए, शब्द रूप दे देगा। फिर उसके बाद धातु रूप दे देगा, जो आपके सिलेबस में दी गई है। उस धातु रूप को आपको देखना पड़ेगा कि इस पुरुष के इस धातु का इस पुरुष के इस वचन में रूप बताइए, ठीक। और आपको कुछ लिखना पड़ना नहीं, ये तो आप जाने टोटल बहुविकल्पी है, ऑप्शन दे देगा, उसी को आपको सही सही बताना होगा। किसमें संधि है, ठीक, इसका ये विच्छेद है, इस संधि का ये सूत्र है, ठीक, इस धातु का ये रूप है, इस विभक्ति में इस वचन में ये रूप है, और ऐसे ही इस पुरुष के इस वचन में ये रूप है, ये वाला सही। आपको सिर्फ गोला भरना, इन 20 क्वेश्चन में आपको गोला। अंतिम है आपका समास, समास पूछ लेगा आपसे, ठीक है, कोई भी समास आपसे ले लो, ठीक। अच्छा, अब ये तो थे 20 नंबर। ये जो 20 नंबर का है, अगर आप इसको सही सही कर देंगे तो ये बहुत मार्क्स स्कोर करेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्यूरेट आंसर पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है, और सिर्फ आपको गोला भरना है। और अगर ये काम आपने अच्छे से कर दिया तो 20 नंबर आपको पूरा मिल गया, ठीक। और ये बहुत स्कोर करेगा, ना कुछ लिखना है ना पढ़ना, सिर्फ समझना है, समझदारी की बात है, ठीक है। और हमारी शीट को अच्छे से भरिएगा, फिलअप करिएगा, फॉर्मेलिटीज़ उसकी, और उसके बाद ये सही सही आप कर देंगे तो जो है आपको 20 नंबर मिल गया, ठीक। और समझिए कि आप जो है एक स्टेप पार कर गए, ठीक। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की, ठीक। अब जैसे ये था उपखंड आ, उपखंड बा, ठीक।
20 नंबर का था। अब बाकी आपका बचा 50 नंबर। 70 में से 20 हो गया बहुविकल्पीय, अब बचा 50। इसमें भी 2 खंड है, उपखंड आ, उपखंड बा। अब ये आपका वर्णनात्मक होता है टोटल, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उपखंड आ में सबसे पहले आपसे हिंदी अनुवाद पूछे, कोई भी पाठ ले लेगा, ठीक, और उसकी आपको संदर्भ सहित हिंदी में उसका अनुवाद करना पड़ेगा। अभी हम आपको पाठ भी बता देते हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पाठ। पहले आप ये अपना देख लीजिए, फिर अभी उसको भी बता देते हैं, ठीक। हिंदी अनुवाद 4 नंबर का है, ठीक। और कोई भी जब आपको अनुवाद देगा, ठीक है, पैराग्राफ देगा, तो उसका आपको 2 लाइन का संदर्भ लिखना होगा, और सिर्फ और उसके बाद उसका डायरेक्ट आपको अनुवाद पर उतारना। अब अनुवाद का मतलब शुद्धतम भाषा में उसका ट्रांसलेशन, कुछ आपको अपने मन से लगाना, जो टोटल जो कहा जा रहा है उसी को आपको हिंदी में कन्वर्ट कर देना, बस। 4 नंबर का है, ठीक। तो अगर आपकी भाषा शैली अच्छी होगी, पहली बात तो आपको संदर्भ से ही नंबर मिल जाएगा, आपने संदर्भ सही से लिखे होगा, ठीक। पुस्तक का नाम सही लिखिएगा और पाठ का नाम सही सही लिख दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य भारती के इस पाठ से अवतरित है, बस। अब पाठ का नाम, पुस्तक का नाम इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, बस। और उसके बाद साइड में हिंदी अनुवाद डाल के आप उसको कर दीजिएगा, ठीक। और कुछ नहीं आपको करना है, और अगर आपने अच्छा लिखा तो 4 में से 3 नंबर आपको दे देगा, हो सकता, ठीक है। भाषा अच्छी रहेगी तो आपको दे सकता है, ठीक। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर सारांश, ठीक है। सारांश में कोई 3 पाठ आपको देगा गद्य भारती के, उन 3 पाठों में से किसी एक पाठ का आपको सारांश हिंदी में लिखना होगा। ये नहीं लिखेगा हिंदी में सार, बस ये लिखेगा सारांश लिखिए, तो उसका सारांश आपको हिंदी में लिखना होगा, ठीक। ये भी आपका है 4 नंबर का। और उसके बाद है श्लोक की व्याख्या, गद्य भारती का काम खत्म। 4 नंबर का अनुवाद, 4 नंबर का सारांश, 8 नंबर की संस्कृत गद्य भारती, ठीक। अच्छा, अब पद्य पीयूषम पर आ जाइए। संस्कृत पद्य पीयूषम से पहला क्वेश्चन वो बनाएगा श्लोक की व्याख्या। कोई 2 श्लोक दे देगा, वो आपको विभिन्न पाठों के 2 श्लोक दे देंगे आपको, 2 में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी होगी, ठीक, ठीक है। अब उसके बाद व्याख्या लिख दीजिएगा। इसके बाद आपकी आती है सूक्ति 3 नंबर की। 3 नंबर की सूक्ति, कोई भी 3 सूक्ति देगा, विभिन्न पाठों की 3 सूक्तियां ले लेगा, उन 3 में से किसी एक सूक्ति की आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी होगी, ठीक। इसके बाद आपका आएगा संस्कृतार्थ। कोई भी श्लोक वो देगा, 2 श्लोक दे देगा आपको, विभिन्न पाठों से 2 श्लोक देगा, 2 में से किसी एक श्लोक का आपका संस्कृतार्थ लिखना होगा, संस्कृत में अर्थ लिखिए, ठीक। इसके बाद है कथा नाटक। पद्य पीयूषम का काम खत्म। पद्य पीयूषम से 4 नंबर की आपकी व्याख्या हो गई, 3 नंबर की सूक्ति और 4 नंबर का संस्कृतार्थ। 11 नंबर का पद्य पीयूषम आपका हो गया, ठीक। अब बारी आती है कथा नाटक कौमुदी की, ठीक है। कथा नाटक कौमुदी में आपको क्या लेना है, चरित्र चित्रण। कोई भी 3 पाठ ले लेगा, 3 पाठ के 3 पात्र उठा लेगा, और 3 में से किसी एक पात्र का आपको हिंदी में चरित्र चित्रण लिखना पड़ेगा, ठीक है। यह है आपका 4 नंबर का। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर देगा। कथा नाटक कौमुदी के जो पाठ हैं उनसे आपको प्रश्न उठा लेगा, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, 4 प्रश्न देगा, 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने पड़ेंगे। उन प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना पड़ता है, ठीक है। अब ये व्याकरण, यहाँ पे साहित्य का काम खत्म। अब फिर उपखंड बा में फिर आएगी आपकी व्याकरण। इसमें क्या है,
प्रत्याहार वगैरह ये सब पहले मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ चुका है। अब इसमें वो आपको उठाएगा विभक्ति निर्देश। कोई भी आपको 2 वाक्य दे देगा, उसमें आपको किसी भी एक वाक्य का विभक्ति निर्देश देना होगा कि इसमें कौन सी विभक्ति, अंडरलाइन कर देगा। कोई भी वाक्य देगा उसमें जिसमें वो विभक्ति लगी होगी उसको अंडरलाइन कर देगा, और उसी जो अंडरलाइन पद होगा उसी में आपको विभक्ति बतानी है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है। और अच्छा होगा यदि आपको उसका कारण भी पता है, आपको उसका सूत्र भी पता है, तो लिख दें, अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद प्रत्यय देगा। ठीक, कोई भी 3 प्रत्यय दे देगा, किसी एक में आपको प्रत्यय बताना पड़ेगा, और कोशिश ये होगी कि उसमें आप धातु भी दे देते हैं, प्रत्यय भी दे देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, उसके बाद वाच्य परिवर्तन देगा। वाच्य परिवर्तन आपका होगा 3 नंबर का। वाच्य परिवर्तन देगा, 2 वाक्य देगा। ठीक, और उसमें से किसी एक का आपको वाच्य परिवर्तन करना पड़ेगा। ये किस वाच्य का वाक्य है, ये किस वाच्य में बदला जाएगा, ये आपको अपने कॉमन सेंस से पता करना। वो ये नहीं कहेगा इसको कम वाच्य में बदली भाववाच्य में, ये अंडरस्टूड है। आपको देखकर समझना पड़ेगा कि किस वाच्य का वाक्य और किस में बदला जाएगा। ये वाच्य परिवर्तन हो गया। इसके बाद है अनुवाद। वो अनुवाद देगा, 6 नंबर का आपका अनुवाद देगा, हिंदी में वाक्य आपको दे देगा। ठीक है, और ठीक, और 2 3 6 3 वाक्य का आपको अनुवाद, 4 5 वाक्य देगा आपको, 3 का अनुवाद आपको करना होगा। ठीक, और इसके बाद आएगा निबंध। ठीक, आपसे निबंध पूछा जाएगा। विद्या, सत्संगति, परोपकार, अहिंसा, संस्कृत भाषा, भारत देश, यही 4 के टॉपिक है। इसी से निबंध पूछा जाता है। आप इसको निबंध लिख दीजिए, 8 नंबर का आपका निबंध अच्छा है। ठीक, ये रटने वाली चीज़ है। अगर ठीक है आपकी लिखने की क्षमता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्षमता तो आप उसको रट के याद कर सकते हैं। ठीक, आपको निबंध में भी नंबर मिल जाएगा। अगर आपने अशुद्धता नहीं की होगी लिखने में, शुद्ध शुद्ध लिखा होगा। ठीक, 4 6 लाइन भी लिख दी होगी, 7 8 लाइन भी लिख दी होगी, 1 आध 2 श्लोक भी डाल दिए होंगे, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद आएगा वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग देता है। वाक्य प्रयोग आप जानते, ज़्यादातर अव्यय पदों का पूछा जाता है। जो अव्यय पद हैं, जैसे जो हम पढ़ाते समय बताते हैं ना कि ये उपपद विभक्तियां हैं। ठीक, इस अर्थ में इस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो या कोई अव्यय पद ले लेता है, यदा कदा तरहि, ठीक, अद्य, सांप्रतम ताम्प्रतम, कुछ भी, उसका आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ता है। 2 वाक्य, 4 नंबर। ठीक, तो ये तो थी, हमने आपको पेपर के विषय में जानकारी दी कि आपका पेपर किस टाइप का होगा, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अच्छा, अब देखिए आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपका मेथड क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले, ठीक, आपको अपनी कॉपी से ये सिद्ध करना है कि हम एक अच्छे बच्चे हैं, मेरी कॉपी अच्छी है। और इस चीज़ को आप अपनी कॉपी से सिद्ध करोगे कि हम टैलेंटेड बच्चे हैं। ठीक, और ये आप अपनी कॉपी से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जब कॉपी मिलती है तो उसका जो फ्रंट पेज, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, नाम ये सब तो पूछा नहीं जाता, रोल नंबर, तो रोल नंबर सही से जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको नीट एंड क्लीन उसको आप अपडेट रखिए बिल्कुल, जिससे ठीक है उसमें कोई गलती, खींच काट पीट इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक, जब एग्जामिनर चेक करेगा, कॉपी उठाएगा, तो कॉपी उठाते ही उसको लग जाए कि हाँ ये अच्छे बच्चे की कॉपी है। और जब उसके मन में अच्छा बच्चा, उसके दिमाग में बैठ गया कि अच्छे बच्चे की कॉपी है, तो अच्छे ही सोच से आपकी करते जाएगा। आपकी कॉपी 1 2 क्वेश्चन उसको अच्छा मिल गया तो वो यही समझ के क्या ये अच्छे बच्चे कॉपी, वही मेंटेलिटी बन जाएगी, आपको अच्छा नंबर देता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना इंप्रेशन जमाना है और अपनी कॉपी से जमाना है। ठीक है, और यकीन मानिए जैसे मैं आपको बताया, अगर आप यूपी टॉप 10 में भी आ जाएंगे, पक्का ही मेरा दावा है। जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कॉपी लिखने का तरीका, कॉपी कैसे लिखी जाती है अच्छे बच्चे। ठीक है, और उसके बाद आप ये तो 20 नंबर आपका ओएमआर शीट में चला जाएगा। और
कृपा करके आप लोग OMR शीट पहले भरिएगा, ठीक है। OMR शीट जब भी आपको मिल जाए पहले आप देख लीजिए कि आपके रोल नंबर की OMR शीट आपको मिली है कि नहीं मिली है। उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके पेपर को पढ़ लीजिए, पेपर में टिक कर लीजिए, और जब आप OMR शीट भरना तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो हमने ऑप्शन अपनी बुकलेट में लगाया वही उत्तर सही है कि नहीं। ऐसा नहीं जल्दबाजी में आपने गलत लगा दिया या सही लगा, फिर से एक बार उसको देख लीजिए। जब हाँ इसका यही ऑप्शन सही, तब आप उसको OMR शीट में भरिए, सावधानी से भरिए। पहले ऊपर गोले को उसको कवर कर लीजिए, जो आउटलाइनिंग है उसकी, अब तक उसको पॉइंट रखती हूँ, ठीक, भर दीजिए। और इसके बाद ठीक है, तो इसको आप सावधानी से करके रख लीजिए। इसमें कोई जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट समय ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तनिक भी कमी नहीं होनी चाहिए। और OMR शीट आपकी पहले जमा होती है, ठीक है। जो आपकी मेन कॉपी होगी वो बाद में जमा होगी 7 घंटी बजने पर, लेकिन OMR शीट इन्विजिलेटर आपसे पहले ले लेगा, क्योंकि OMR शीट अलग जमा होती है और ये कॉपी आपकी तो वो पहले लेगा OMR शीट, इसलिए OMR शीट बिल्कुल कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। तो 20 नंबर तो ये हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सावधानी से, बुद्धिमानी से, सोच समझ के आपको इसको भरना है, गोला भरना है, ठीक, ठीक है। अब इसके बाद उपखंड आ में आ जाइए। हिंदी अनुवाद, जो गद्य भारती है उसके अगर आप 3 पाठ शुरू के 3 पाठ कौन कौन से, कवि कुलगुरु कालिदासा, उद्भिज्य परिषद, नैतिक मूल्यांकन, ये 3 पाठ आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो इसमें से मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3 पाठ छोड़ के आगे निकल जाएगा, उसको इन 3 पाठ में से कुछ ना कुछ देना ही देना, ये मान के चलिए। चाहे सारांश पूछ लेगा, चाहे हिंदी अनुवाद पूछ लेगा, और या तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में गद्य में से उठाएगा जरूर 3 पाठ से। और उसके बाद 3 पाठ ऊपर के हो गए, और उसके बाद बीच में जो आदि शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य संस्कृत भाषा या महत्वम है, और जीवनम निहितम बने, इस 3 को भी देख लीजिएगा। ये 6 पाठ अगर आपने देख लिया तो समझिए कि आपका सब कंप्लीट है, ठीक है। और इसके बाद जब आप ऑप्शन देगा तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले देखिएगा कि इसमें से कौन सा कठिन है, ठीक है, कौन सा कम बच्चों ने किया होगा, ये देखिएगा। तो जो देखिए कि तो बहुत घिसा पिटा इसको सभी ने कियागा बहुत, ठीक है, तो उसको आप छोड़। अगर आपका दोनों फंसा है, ऑप्शनल भी है, ठीक है, मेन भी है, तब चॉइस नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। और दोनों फंस रहा तो ये देखिए कि ये थोड़ा कठिन पड़ता है, कम बच्चों ने किया, उसी को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कॉपी में डाल दीजिएगा सबसे पहले उपखंड आ, ठीक, और ठीक है, और 2 ऑप्शन दिए हैं का और खा, तो क्वेश्चन नंबर डालिए, इसका क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, प्रश्न संख्या फलक, और आ या बा जो भी करना, इसके बाद इसका संकेत डाल दीजिएगा। पहला संकेत माने आदि से आद्यंत जो पहला शब्द होगा इस पैराग्राफ का, पहला इधर साइड में डाल दीजिएगा संकेत। लाइन आपने खींची होगी, नहीं खींची है तो लाइन खींचना का ये मैनर होता है जहाँ से आप डिटेल लिखना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ जो होती है, इतना जो होता है वो इतना छोड़ा जाता है, ठीक, कॉपी ले लीजिएगा, इतना आप लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है, इतना छोड़ा जाता है इधर, ठीक, इधर इतना छोड़िएगा। और जैसे मान लीजिए ये कॉपी है आपकी, तो इतना आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचनी, ठीक, और इसके बाद इसका जस्ट हाफ इधर छोड़ा जाता है, इधर खींच लीजिए इतना, इधर खींच लीजिए इतना, इधर इन्विजिलेटर जो होता है, जो परीक्षक होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसके मार्क्स के नंबर वो मार्क्स देता है क्वेश्चन के सामने, इतना उधर छोड़ दीजिए, बीच में आप लिखिए, ठीक है। तो इधर से हेडिंग डालिए संकेत आद्यंत, पहला शब्द डैश 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 और अंतिम शब्द पैराग्राफ, तो समझ जाएगा कि बच्चा इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद लिखने जा रहा है। और उसके बाद डाल दीजिएगा इधर, ठीक है, संदर्भ, हाशिए के पहले जो आपने लाइन खींची उसके अंदर डाल दी संदर्भ, और उसके बाद 2 लाइन का संदर्भ लिख के हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल दीजिएगा, और शुद्धतम भाषा में उसका अनुवाद लिख दीजिएगा, बस कुछ भी न काटना है न जोड़ना, ठीक, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आएगा सारांश। सारांश आपको लिखना है,
जो हमने आपको पाठ बताए हैं इसी से आपका अनुवाद भी फंस जाएगा, सारांश भी फंस जाएगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे तो सारांश भी फंस। तो सारांश में आपको क्या करना है, जो मेन हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक, मैटर चाहे कम ही दीजिएगा लेकिन हेडिंग खूब डालिए। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। सारांश डाल दीजिएगा, ऊपर जिस पाठ का आपको सारांश लेना चाह रहे हो पहले ऊपर प्रश्न संख्या डालिएगा, प्रश्न संख्या ये, और उसके बाद जिस पाठ का आपको सारांश लिख के और उसके बाद लाइन वाइन स्केल से खींच दीजिएगा, ब्लैक से, नीले से लिख रहे हैं तो लाइनिंग आप ब्लैक से खींचते चलिए नीचे अंडरलाइन करके। ठीक है, ब्लैक डॉट पेन से। और आप सारांश 2-3 हेडिंग डाल के आप सारांश की जो लिमिट होती है 1.5 पन्ना होती है, 1.5 से 1.25, 1.5 से 1.25 तक आप सारांश आप खत्म कर दीजिएगा। 1.5 पन्ना, 1.5 से 1.25 के बीच में आप खत्म। 2 या 3 हेडिंग डाल दीजिएगा बस। 4 डल गई तो डल, 3 भी है तो पर्याप्त है आपका, बस काम खत्म। ठीक है, और इसके बाद श्लोक की व्याख्या, श्लोक की व्याख्या आप डाल दीजिएगा, ऊपर डाल दीजिएगा प्रश्न संख्या ये, और जिसकी व्याख्या करने जाओ आप संकेत डाल दीजिएगा। इसकी हमको पहला शब्द डैश डैश अंतिम शब्द और उसके बाद संदर्भ लिख दीजिएगा। ठीक, फिर स्टेप डालिएगा, पहला संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर उसके बाद अन्वय, फिर उसके बाद शाब्दिक अर्थ, फिर उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेष या व्याकरणात्मक टिप्पणी, जो भी आपको श्लोक से संबंधित बातें आपको पता है। ठीक है, अरे ठीक है, और इसके बाद सूक्ति 3 नंबर की होती, सूक्ति भी कर दीजिएगा, ऊपर डाल दीजिए सूक्ति, और जो सूक्ति लिखने जाए जिसकी व्याख्या वो उस सूक्ति को लिख दीजिएगा। सूक्ति तो थोड़ी सी लाइन, 1 लाइन की भी नहीं होती, आधा लाइन की भी नहीं होती, तो सूक्ति आप पूरी लिख दीजिए, उसमें संकेत में सूक्ति पूरी लिख दीजिए। और उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, शाब्दिक अर्थ, अन्वय, व्याख्या, विशेष। ठीक, सूक्ति हो या श्लोक की व्याख्या हो, ये स्टेप्स सारे दोनों में पढ़ेंगे, वही सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है, ठीक, बारी आती है आपकी संस्कृतार्थ की। संस्कृतार्थ आप जानते हैं कि संस्कृत में अर्थ लिखना बच्चों के लिए बड़ा कठिन होता है, उनके पास इतनी ट्रांसलेशन पावर नहीं कि संस्कृत में अर्थ लिख सकें, तो इसलिए इसका आपको सरल सा मेथड हम आपको, ठीक है। तो इसके बाद आपका ये संस्कृत, तो इसका सबसे इजी मेथड क्या है कि आप संस्कृतार्थ को अन्वय बनाकर लिख दीजिएगा। संस्कृतार्थ बहुत आसान पूछा जाता है, बहुत आसान से श्लोक का संस्कृतार्थ, उसका आप करके अन्वय बना के लिख दीजिएगा। लेकिन हेडिंग आप संस्कृतार्थ की ही डालिएगा, अन्वय मत डालिएगा। हेडिंग डाल दीजिएगा संस्कृतार्थ और लिखिएगा अन्वय, अन्वय लगाकर आप उसको बनाकर लिख दीजिएगा। श्लोक के शब्दों को अर्थ के अनुसार आगे पीछे क्रम में लगाकर उसको आप कंप्लीट आंसर, आप उनको कंप्लीट मैटर आप उनको दे दीजिए। ठीक, और जो यही 3 पाठ हैं, इन 3 पाठों के लिए हम आपको पाठ भी बता दे रहे हैं कि गीतामृतम, सूक्ति सुधा और विद्यार्थी चर्या पाठ जो है, ठीक है, इन 3 पाठ को आप तैयार कर लेंगे तो आपका पद्य का भी काम हो जाएगा। ठीक, चाहे इसमें से दोनों से आपका काम बन जाएगा। 3 पाठ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मान के चलिए कि उसमें से संस्कृतार्थ भी फंस जाएगी, सूक्ति भी फंस जाएगी और व्याख्या भी फंस जाएगी। ठीक है, और कथा नाटक कॉमेडी की बात आती है, चलचित्रण आप ले लीजिएगा कथा नाटक का, और कथा नाटक के चलचित्रण में आपको क्या करना है कि इस बार आप जो है सुपारक का चलचित्रण, जी मुतवाहन का चलचित्रण आ चुका है, इस बार आप सुपारक का चलचित्रण देख लीजिएगा और महात्मा गांधी वाला पाठ देख लीजिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर भी फंस सकता है और चलचित्रण भी पूछ सकता है। महात्मा गांधी का, सुपारक का देख लीजिए, और नीचे से जो पाठ एक वयम भारतीय पाठ है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, और एक जो पाठ है आपका अंतिम, ठीक है, वो 3 पाठ आप 4 पाठ देख लें। ज्ञानम पूततरम सदा, महात्मना संस्मरणानि, सुपारक का पाठ देख लीजिएगा, और ज्ञानम पूततरम सदा वयम भारतीय, 4 पाठ से आपका क्वेश्चन आंसर चलचित्रण सब हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब बाकी उसके बाद उपखंड ब, चलचित्रण में भी आपको 2 या 3 हेडिंग डालनी है। सबसे पहले पाठ का परिचय दे दीजिएगा, चलचित्रण डाल दीजिएगा, इस पात्र का चलचित्रण, पद संख्या है, पात्र का चलचित्र, उसमें 2 या 3 हेडिंग आपको डालनी है। पाठ का परिचय, इसके बाद पात्र का जीवन परिचय, पात्र का, ठीक है, उसके बाद उसकी 2 क्वालिटी 3 क्वालिटी, बस बात खत्म। उसके बाद अंत में इस पाठ के आधार पर हमें कह सकते हैं ये पात्र में ये विशेषताएं थी। ठीक,
इसके बाद प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर आपको वन वर्ड आंसर रहता है, बहुत छोटे से रहते हैं। जो पाठ हमने बताया उससे आपका प्रश्नोत्तर भी फंस जाएगा, सारांश चरचित्रण भी फंस जाएगी। अब ग्रामर है, विभक्ति निर्देश है। विभक्ति निर्देश में आपको नीचे जो अंडरलाइन दिया उसमें विभक्ति निर्देश आपको देना होगा। बस ये लिख दिए कि प्रस्तुत वाक्य में उपर्युक्त वाक्य के रेखांकित पद में इस सूत्र के अनुसार इस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब सूत्र का नाम पता है, अच्छे से आप लिख सकते हैं सही से तो लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा। ठीक, लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आपका इस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक, इसके अनुसार सूत्र का अर्थ ये है। अगर आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक, और उसके प्रत्यय, प्रत्यय आप जानते हैं कि प्रत्यय लिखिएगा तो आप बीच में लाइन बनाए प्रत्यय, उसके बाद धातु और प्रत्यय। एक तरफ धातु बताई, इस प्रत्यय में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय लगा है, बस आपको इतना ही बताना है। ठीक, वाची परिवर्तन आप देख लीजिएगा, वाची परिवर्तन को आप उसे, ठीक है। कर्तृवाची का, अगर वाक्य में कर्म है, कर्तृवाच्य में, साधारण वाक्य में कर्तृवाच्य में अगर कर्म भी है तो कर्मवाच्य में जाएगा। अगर वाक्य में कर्म नहीं तो इसका हम लोग भाववाच्य में जाएगा, उसको भाववाच्य में बदल दीजिएगा। कर्मवाच्य भाववाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में तृतीया लगा देंगे, दोनों में लगेगी। ठीक, भाववाच्य में कर्म होता नहीं और धातु हमेशा आत्मनेपदी लट लकार खत्म पुरुष ही होती, क्रिया अपरिवर्तित होती इसमें। और कर्मवाच्य है तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और धातु आत्मनेपदी की और कर्म के अनुसार लगी। कर्म एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्म द्विवचन तो क्रिया, कर्म बहुवचन तो क्रिया। ठीक, ये हो गया वाच्य। इसके बाद अनुवाद है। अनुवाद को बहुत सोच समझ कर, विभक्तियों से संबंधित अनुवाद या साधारण पैसेज वाले अनुवाद पूछे जाते हैं, इसको आप कर दीजिएगा। ठीक, निबंध लिख दीजिएगा, निबंध सही से लिख, इसको रट लीजिए, इसको लिखने का अभ्यास कर लीजिए। ठीक, उसके बाद मिला लीजिए सही, उसमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही से। और एक आध श्लोक नीचे आप डाल के ख़त्म करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक, और इसके बाद वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग अक्सर अव्यय पदों से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो है, जो अव्यय पद होते हैं पाठ के पीछे दिए हुए रहते हैं, उस अव्यय पदों को देख लीजिएगा और अव्यय पदों से ही वाक्य प्रयोग पूछा जाता है। ठीक, या जो उपपद विभक्तियाँ, ठीक है, होती हैं कि इस अर्थ में इस विभक्ति का, इस पद के अर्थ में, इस शब्द के अर्थ में इस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसी का वाक्य प्रयोग वो पूछते हैं, तो उसको आप वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा। 2 वाक्य प्रयोग आपको करने होंगे, 4 नंबर का ये वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना जो 28 को जो पेपर है यूपी बोर्ड कक्षा 10 विशेष संस्कृत का, इस चीज़ को जैसे हमने बताया है आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसके अनुसार अपने प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक, और इसी शुभकामना के साथ आप जो है अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छे अंकों से पास हों, यही हमारी आपके प्रति शुभकामना है। बेस्ट विशेष है, वेल विशेष है। और इसी के साथ आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।